Hello friends, today we'll discuss about the emphysema. It is a type of the COPD means chronic obstructive pulmonary disease means emphysema chronic obstructive pulmonary disease का एक टाइप्स होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इंट्रा एल्व्यूलर सेप्टा और डिस्ट्रॉयड, इसमें क्या होता है क्रोनिक एम्फाइसीमा में जो इंट्रा एल्व्यूलर सेप्टा होते हैं, जो इंट्रा एल्व्यूलर्स के बीच में जो सेप्टास होते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रा एल्व्यूलर सेप्टा, जो क्या होता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इंट्रा एल्व्यूलर सेप्टा डिस्ट्रॉयड हुआ मीन्स क्या, इलास्टिक टिश्यू आर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि इलास्टिक टिश्यू आर डिस्ट्रॉयड। एल्व्यूलर सेक हो गए, एल्व्यूलर सेप्टाज हो गए, एयरवेज हो गए, उनके इलास्टिक टिश्यू डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू कॉजेस रिक्वायरिंग, डिक्रीज रिक्वायरिंग, और यही डिक्रीज रिक्वायरिंग को क्या बोलते हैं हम, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, रिक्वायरिंग होता है तो डिक्रीज हो जाता है, मीन्स परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है, रिक्वायरिंग नहीं हो पाता। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारा एल्व्यूलाई हो गया और ये एल्व्यूलर डक्ट हो गया। जो एल्व्यूलाई के इलास्टिक टिश्यू अगर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ये जो इलास्टिक टिश्यू है इंट्रा एल्व्यूलर सेप्टा है, ये डिस्ट्रॉयड हो जाता तो क्या होगा, परमानेंट डायलिटेशन हो जाएगा इसका। ओके, अच्छा परमानेंट डायलिटेशन हो गया तो मीन्स क्या, रिक्वायरिंग की प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गई। तो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं व्हाट इज द एम्फाइसीमा। ओके, द पल्मोनरी एम्फाइसीमा एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द परमानेंट डायलिटेशन। पल्मोनरी एम्फाइसीमा होता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ द परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द एयर स्पेसेस। एयर स्पेसेस में क्या होता है, परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है, एंड क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द डायलेटर एयर स्पेसेस। जो डायलेटर एयर स्पेसेस होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उनके वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द एयर स्पेस मीन्स देख लीजिए ये हमारा क्या होगा, टर्सरी ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आता है, टर्सरी ब्रोंकियोल्स के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद एल्व्यूलर डक्ट के बाद एल्व्यूलाई। तो क्या होता है, जो ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, इसके जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स, इसमें भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और इसी डिस्ट्रक्शन की वजह से इसमें क्या होता है, डायलिटेशन हो जाता है। और एल्व्यूलाई में इंट्रा एल्व्यूलर सेप्टम में डिस्ट्रक्शन की वजह से डायलिटेशन हो जाएगा। ओके, तो परमानेंट डायलिटेशन होता है, मीन्स परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द एयर स्पेसेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द डायलेटेड एयर स्पेसेस। ओके, इसकी इटियोलॉजी या फिर कॉजेज देख लेते हैं, इटियोलॉजिक एजेंट या फिर कॉजेज, किसके वजह से, किस रीजंस की वजह से एम्फाइसीमा अकर होता है। तो पहला हो गया टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक जनरली ऑल टाइप ऑफ द सीओपीडी, टोबैको स्मोक इज द मेन कॉजेज। ओके, एंड एयर पॉल्यूशन, इन्फेक्शंस एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस। अब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ टोबैको स्मोक कॉजेज द एम्फाइसीमा। ओके, तो पैथोजेनेसिस में ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एम्फाइसीमा अकर होता है। तो पैथोजेनेसिस क्या होता है देख लीजिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्व्यूलर वॉल इज रिलेटेड टू द डिफिशियंसी ऑफ द, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिफिशियंसी ऑफ द सीरम क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ओके, ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसी के डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, एम्फाइसीमा अकर होता है। मेन पॉइंट हो गया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, एम्फाइसीमा होता है। इसको अनदर नेम इसका क्या है, अल्फा 1 प्रोटीएज इनहिबिटर, मींस ये प्रोटीएज जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करता है, इनहिबिटर होता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया अल्फा 1 प्रोटीएज इनहिबिटर। देखिए इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, एम्फाइसीमा। आप देखिए हाउ डिफिशियंसी अकर, कॉमनली टर्म्ड प्रोटीएज एंटीट्रिप्सिन हाइपोथेसिस में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक प्रकार का क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब जब ग्लाइकोप्रोटीन है तो होता है तो मीन्स इसके कहीं ना कहीं कोडांस होंगे ना। ग्लाइकोप्रोटीन जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, किसी न किसी कोड के थ्रू, जेनेटिक कोड के थ्रू। तो कोडांस फॉर द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, शॉर्ट फॉर्म है उसका एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज लोकेटेड इन द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोजोम्स नंबर 15। जो क्रोमोजोम्स नंबर 15 होता है, इसी क्रोमोजोम्स नंबर 15 पर ही अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के कोडांस सिचुएटेड होते हैं। ओके, अब देखिए जेनेटिक कैसे होता है, जब ये क्रोमोजोम्स नंबर 15 जब डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, किसी भी प्रकार के इसमें म्यूटेशंस हो जाएंगे, तो क्या होगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फॉर्मेशन डिक्रीज कर जाएगा। अब जब इसका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फॉर्मेशन डिक्रीज किया मीन्स क्या कॉजेज करेगा, एम्फाइसीमा। सेकंड पॉइंट है, इट इज नॉर्मली सिंथेसाइज्ड इन अल्फा 1
एंटीट्रिप्सिन के बारे में बता रहा है। इट इज नॉर्मली सिंथेसाइज इन द लीवर। कहाँ कहाँ सिंथेसाइज होता है? लीवर, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। लीवर में फॉर्म होने के बाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर्कुलेटिंग ब्लड में, टिश्यू फ्लूइड में, एंड मैक्रोफेजेस में। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज द इनहिबिटर प्रोटीएज। अभी पढ़े हमने डिस्कस किया ना कि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है? इनहिबिटर प्रोटीएज को इनहिबिट करता है। ओके, द प्रोटीएज आर द प्रोटीएज के बारे में डिस्कस करें। प्रोटीएज होता क्या है? द प्रोटीएज आर द डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स इलास्टेज। देखिए प्रोटीएज किसका डेरिवेटिव्स होता है? न्यूट्रोफिल्स इलास्टेज का। अब जब नाम ही इसका है न्यूट्रोफिल्स इलास्टेज, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ द डाइजेस्टिंग। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं ना, इंगल्फ का काम करते हैं। तो इट हैज द कैपेसिटी ऑफ द डाइजेस्टिंग लंग पेरेन्काइमा। देखिए जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज होते हैं वो क्या करते हैं? लंग पेरेन्काइमा को डाइजेस्ट करते हैं, बट इट इज इनहिबिटेड बाय द नॉर्मल लेवल ऑफ द एंटी इलास्टेज ऑफ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटी प्रोटीएज करते क्या है? एक प्रकार के क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स इलास्टेज होते हैं जो डाइजेस्टिव लंग पेरेन्काइमा जो है, लंग पेरेन्काइमल सेल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ये इनहिबिट किससे होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के वजह, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहले इसका जो पैथोजेनेसिस है, ये इसको पढ़ना अच्छे से पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या हमने डिस्कस किया? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है? इनहिबिटर किसका होता है? इनहिबिटर ऑफ क्या पढ़े थे अभी? देखिए ना यहाँ पे था ना, इनहिबिटर ऑफ द प्रोटीएज जो होता है। ओके, प्रोटीएज। ओके, इनहिबिटर ऑफ द प्रोटीएजेस। ओके फ्रेंड्स, इनहिबिटर ऑफ प्रोटीएज। अब देखिए अगर इसका लेवल डिक्रीज करता है तो क्या होगा? इनहिबिटर ऑफ द प्रोटीएजेस का लेवल क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब ये इंक्रीज करेगा तो क्या कॉजेस करेगा? डाइजेस्ट लंग पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा को डाइजेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या आकार होगा? इम्फाइसीमा। ओके फ्रेंड्स, इम्फाइसीमा आकर। अब देखिए इसी प्रोसेस को मेंटेन, अब इसमें क्या होता है? अब स्मोकिंग से इसको कोरिलेट करते हैं। जब हम लोग स्मोक करते हैं, ओके फ्रेंड्स, जैसे स्मोकिंग हो गया ना, यहां से देखते हैं स्मोकिंग होता है। देखिए स्मोकिंग दो प्रोसेस में कॉजेज करता है, दो प्रोसेस से होता है। ओके, स्मोकिंग करते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चार्ट देखते हैं। देखिए सिगरेट स्मोकर्स में क्या होता है? इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ द, देखिए सिगरेट इनहेलेशन में क्या होता है? इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है ऑन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन पे। स्मोकर्स हैव द 10 times more phagocytes एंड न्यूट्रोफिल्स इन देयर लंग्स देन द नॉन स्मोकर। मीन्स जो स्मोकर का लंग्स होता है, स्मोकिंग जो भी पीपुल्स स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स में 10 times ज्यादा, मतलब 10 गुना ज्यादा फैगोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स होते हैं इन कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स में। तो यहीं से देख लेते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो क्या होगा? इंक्रीज होगा इंक्रीज इन्फ्लामेटरी सेल रिक्वायरमेंट। ओके फ्रेंड्स, इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज इन्फ्लामेटरी सेल मीन्स जो क्या होता है, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें क्या होगा? इंक्रीज होगा इन्फ्लामेटरी सेल। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ना कि 10 times मोर क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। 10 times मोर न्यूट्रोफिल्स एंड फैगोसाइट्स होते हैं। तो 10 times तो क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स और फैगोसाइट्स जहां ज्यादा होंगे क्या होगा? जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, ओके फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल्स एंड फैगोसाइट्स
फैगोसाइट्स क्या होगा, इंक्रीज करेंगे, मीन्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। ओके, डिग्रेडेशन होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होगा उसमें डिग्रेडेशन। अब देखिए डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा मीन्स क्या होगा, इंक्रीज प्रोटीएजेस, क्या डिग्रेडेशन के लिए जरूरी है प्रोटीएजेस एंजाइम्स, प्रोटीएजेस का अवेलेबल होना ही, जब प्रोटीएजेस इंक्रीज होगा तभी तो डिग्रेडेशन होगा, मींस डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ मींस प्रोटीएजेस इंक्रीज हुआ। अभी अब जब प्रोटीएजेस का लेवल, अगर प्रोटीएज का लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, इलास्टिक सेल्स जो होते हैं, इलास्टिक सेल्स उसका डैमेज होगा, इलास्टिक सेल्स जो है वो क्या होंगे, डैमेज होंगे, डैमेज। अब जब इलास्टिक सेल डैमेज होगा तो ये क्या कॉज करेगा, इट कॉजेस एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा। ओके फ्रेंड्स, इट कॉजेस एम्फाइसेमा। अब देखिए एक और पॉइंट हम इसे देख लेते हैं। अब जब स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स, स्मोक जो होता है, सिगरेट्स का जो स्मोक होता है वो क्या करता है, वो इनहिबिटर होता है, किसका, इनहिबिटर ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का। जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्स का इनहिबिशन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो एंटीट्रिप्सिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो जब इसका लेवल डिक्रीज हुआ तो किसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज प्रोटीएजेस, जो प्रोटीएजेस हैं उसका लेवल इंक्रीज किया। जब इसका लेवल इंक्रीज किया तो ये भी क्या करेगा, इलास्टिक डैमेजेस काज एम्फाइसेमा। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, इटियोलॉजी था। तो ये हमारा क्या, पैथोजेनेसिस हो गया। पैथोजेनेसिस हमने डिस्कस कर लिया, कैसे कर होता है पैथोजेनेसिस, मेनली क्या होता है, डिफिशियंसी पैथोजेनेसिस में देखेंगे डिफिशियंसी क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का डिफिशियंसी हो जाएगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है क्या, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो क्रोमोजोम्स नंबर 13, क्रोमोजोम्स नंबर 13 पे इसके कोडॉन्स जो होते हैं वो क्रोमोजोम्स नंबर 13 पे होते हैं। इसका फॉर्मेशन किस में होता है, लीवर में होता है। और देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है, इट इनहिबिटर प्रोटीएजेस, ये इनहिबिटर होता है प्रोटीएज का। अब जो प्रोटीएजस होता है वो क्या काज करता है, अगर प्रोटीएज को इनहिबिट ना करे तो प्रोटीएज जो एंजाइम्स होता है वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा इलास्टिक सेल्स को। अब जब इलास्टिक सेल्स का डाइजेशन होगा तो क्या होगा, परमानेंट डायलेटेशन। परमानेंट डायलेटेशन मींस एम्फाइसेमा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था पैथोजेनेसिस। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा का क्लिनिकल फीचर्स होता है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द अबाउट 1/3 ऑफ द पल्मोनरी पेरेन्काइमा इज डैमेज। देखिए क्लिनिकल फीचर्स कब से स्टार्ट होता है, 1/3 पल्मोनरी पेरेन्काइमा इज डैमेज। जब तक 1/3 पल्मोनरी पेरेन्काइमा जब डैमेज होता है उसके पास इसके सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, लॉन्ग हिस्टोलॉजी टू द लो डिस्पेन, क्या है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्लो डिस्पेनिया। डिस्पेनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मीन्स स्लो डिस्पेनिया हो जाएगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज आ जाएंगी। जैसे हमने एम्फाइसेमा में डिस्कस किया था ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगा। फिर बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाएगा, जो चेस्ट का शेप है वो बैरल शेप्ड हो जाएगा। बैरल शेप्ड हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में डिस्कस किया था। बैरल चेस्ट क्या होता है, बैरल शेप्ड चेस्ट मीन्स होता क्या है, जो चेस्ट का डायमीटर है वो इंक्रीज कर जाएगा। डायमीटर इंक्रीज करेगा मीन्स लंग्स का लेंथ भी इंक्रीज कर जाता है। सेकेंड थर्ड नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट कफ कॉजेज लेटर आफ्टर द dyspnea started with scanty mucous sputum। स्कैंटी म्यूकॉइड स्पुटम मीन्स क्या होता है, कफ स्टार्ट होगा, कफ अकर होगा, मतलब कब होता है, कफ का प्रोडक्शन आफ्टर डिस्पेनिया के बाद स्टार्ट होता है। और जो कि म्यूकस जो म्यूकॉइड होता है, स्पुटम होता है, वो क्या होता है, स्कैंटी होता है। ओके फ्रेंड्स,
स्केंटी होता है, मीन तो उसमें अजीब सी स्मेलिंग आएगी। ओके, और कफ का प्रोडक्शन कब के बाद, डिस्पेनिया के बाद स्टार्ट होगा। और सेकंड पॉइंट है पिंक पफर्स। देखिए हम लोग एम्फाइसीमा का अनदर नेम देते हैं पिंक पफर्स, क्यों, ड्यू टू हिज सिम्टम्स। पिंक पफर्स मीन्स होता है क्या, जो वाल होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं, वेल ऑक्सीजनेटेड होते हैं एंड हैव ट्रेकीपेनिया। ट्रेकीपेनिया मीन्स क्या, इंक्रीज ब्रीदिंग। अब देखिए जब ब्रीदिंग इंक्रीज होगी मीन्स कार्बन डाई एंड CO2 एंड कार्बन डाई का इनटेक कमिंग और आउट गोइंग इंक्रीज कर जाएगा। ट्रेकीपेनिया मीन्स क्या होता है, इंक्रीज ब्रीदिंग मतलब क्या, CO2 एंड ऑक्सीजन का जो इनटेक होगा वो इंक्रीज करेगा। मीन्स ऑक्सीजन का इनटेक इंक्रीज किया मतलब ऑक्सीजनेटेड ज्यादा होगा। जब ऑक्सीजनेटेड ज्यादा होगा मीन्स उसका कलर पर्पल कलर का हो जाएगा, जो उसके वॉल्स होते हैं वो पर्पल कलर, इसलिए बोला गया इसने पिंक होता है। देखिए पर्पल या फिर पिंक कलर का हो जाता है, सॉरी पर्पल नहीं पिंक कलर का हो जाता है, तो पिंकनेस इसलिए बोला गया। और नेक्स्ट इसका जो सिम्टम्स होता है वो वेट लॉस होता है। इसमें एम्फाइसीमा में वेट लॉस होता है, कॉमनली है, वेट लॉस होना कॉमन है, वेट लॉस होता है। फिर नेक्स्ट फीचर्स है हमारा फीचर्स ऑफ राइट हार्ट फेल्योर। देखिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हार्ट फेल्योर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें देखिए 2 टाइप्स का हार्ट फेल्योर होता है, लेफ्ट हार्ट फेल्योर एंड राइट हार्ट फेल्योर। तो इसमें क्या होता है, एम्फाइसीमा में राइट हार्ट फेल्योर का केस ज्यादा आता है। ओके, राइट हार्ट फेल्योर होता है, राइट हार्ट फेल्योर को ही बोलते हैं कोर पल्मोनल। ओके, कोर पल्मोनल बोलते हैं राइट हार्ट फेल्योर को। एंड नेक्स्ट जो इसके फीचर्स हैं, नेक्स्ट जो सिम्टम वो क्या होगा, हाइपरकेपनिया। ओके, हाइपरकेपनिक रिस्पायरेशन एंड ट्रेकीपेनिया। देखिए ट्रेकीपेनिया हुआ मीन्स क्या, हाइपरकेपनिक का मतलब होता है कि इंक्रीज ब्रीदिंग, और ट्रेकीपेनिया मीन्स भी इंक्रीज ब्रीदिंग। ओके, तो हाइपरकेपनिक रिस्पायरेशन का मतलब ब्रीदिंग का रेट क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स इसमें CO2 का लॉस ज्यादा हो जाता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन इंक्रीज कर गया, रिस्पायरेशन का रेट इंक्रीज कर गया, जैसे हाइपरकेपनिया बोलते हैं, मीन्स CO2 लॉस ज्यादा हो जाता है बॉडी से। अब देखिए चेस्ट एक्सरे जब कराएंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, सो स्मॉल हार्ट, इस हार्ट जो होगा वो नॉर्मल से स्मॉल हो जाएगा विथ हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। और लंग्स का जो होगा इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे। लंग्स जो होते हैं वो हाइपर इन्फ्लेटेड होता है और हार्ट क्या होता है, स्मॉल शो करता है। ओके, तो ये हो गए हमारे क्लिनिकल फीचर्स। ओके फ्रेंड्स, एंड अब देख लें क्लासिफिकेशन, देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, एम्फाइसीमा का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो जो एम्फाइसीमा का क्लासिफिकेशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया, जो एसिनस होते हैं ना, एसिनस, जैसे क्या होता है कि हमारे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें एसिनी पाए जाते हैं, एसिनी होते हैं, एसिनी। जैसे जो एसिनी होते हैं वो मतलब फाइव एसिनीस इसमें इन्वॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द एसिनी, अकॉर्डिंग टू द पोर्शन ऑफ द एसिनस इन्वॉल्वमेंट। हम लोग क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया है, एसिनस के अकॉर्डिंग किया है। तो कंपोज्ड ऑफ द अबाउट 5 एसिनी डिजिटल टू द टर्मिनल ब्रांचेज। देखिए डिजिटल टू टर्मिनल ब्रांचेज, डिजिटल से लेके टर्मिनल ब्रांच, टर्मिनल तक कितने एसिनीस इन्वॉल्व होते हैं इसमें एम्फाइसीमा में, 5 टाइप्स के। अब इसी 5 एसिनी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन किए। तो पहला हमारा हो गया सेंट्री एसिनर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा, सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा। ओके, या फिर इसी को बोलते हैं सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा। देखिए सेंट्री एसिनर सारा है, मीन्स इट इज करेक्टराइज्ड बाय द इनिशिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, दैट इज सेंट्रल एसिनी। देखिए सेंट्रल एसिनी को ही क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एसिनी या फिर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एसिनस। ओके, मींस इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स का, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल या फिर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एसिनीज बोलते हैं। ओके, तो जो सेंट्रल एसिनर एम्फाइसीमा होता है, सीधी बात है, सेंट्रल एसिनर मतलब सेंट्रल एसिनी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सेंट्रल एसिनी किसको बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स को। अब रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स देख लेते हैं होता क्या, जैसे कि हमने पढ़ा ना, तो क्या होता है यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, ये हो गया यहाँ से यहाँ पे, ये है ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। ओके फ्रेंड्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स से सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स निकला, सेकेंडरी से टर्सरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल के पास जो डिवीजन आया उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। हाँ, अब देखिए रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, तो सेंट्रल एसिनी में क्या होता है, जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वही इफेक्टेड, इसी में डायलिटेशन हो गया था। ये जो हम रेड कलर से दिखाया, रेड पेन से किया है ना, तो ये हमारा इफेक्टेड पार्ट है, ये इम्फाइसीमा है। ओके, तो इसमें इम्फाइसीमा आकर हो गया रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, तो यही हो गया सेंट्रल एसिनी इम्फाइसीमा। ओके, एल्वुलर डक्ट में नहीं होता इसमें। ओके, और सेकेंड पॉइंट है पेनासिनर इम्फाइसीमा, या फिर इसको बोलते हैं पेन लोबुलर इम्फाइसीमा। इसमें देखिए ऑल पार्ट ऑफ द एसिनस के जितने भी पार्ट होते हैं, ऑल पार्ट ऑफ द एसिनस आर इफेक्टेड बट नॉट द इंटायर लंग। मीन्स क्या बोला, एसिनस के जितने हमने फाइव एसिनस इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना क्लासिफिकेशन में, तो जो 5 एसिनस उसमें ऑल पार्ट ऑफ द, सभी एसिनस के सारे पार्ट इन्फेक्टेड होंगे बट अफेक्टेड होंगे, बट किसको छोड़ के, इंटायर लंग को। मीन्स जो इंटायर लंग है जहां से स्टार्ट होगा उस पार्ट को छोड़ के, जैसे हमारा ये था ना प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, तो जो इंटायर लंग है, ये इंटायर लंग का पार्ट ये हो गया प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, यहाँ से इधर, तो ये इन्फेक्टेड नहीं होगा। इसके बाद वाला सारे पार्ट एसिनस होंगे, जैसे कौन कौन से, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी अफेक्टेड हो गए, एल्वुलर डक्ट भी अफेक्टेड हो गए, एल्वुलाई अफेक्टेड हो गए। ये देखिए सारे में क्या होगा, डायलिटेशन हो जाएगा, सारे में परमानेंट डायलिटेशन होगा, मतलब ऑल पार्ट ऑफ द एसिनी इफेक्टेड हो गया। ये रेड से जितना हम पॉइंट किए हैं ये क्या है, इम्फाइसीमा है, मतलब डिजीज पोर्शन है। सेकंड हमने देख लिया क्लासिफिकेशन। थर्ड क्या है, पैरासेप्टल इम्फाइसीमा, या फिर इसी को बोलते हैं डिस्टल एसिनी। इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द एसिनस। देखिए नाम से ही है, डिस्टल एसिनर मीन्स डिस्टल पार्ट ऑफ द एसिनस विल द प्रॉक्सिमल पार्ट इज नॉर्मल। जिसमें क्या होता है, इसमें भी प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होगा, नॉर्मल होगा, बट जो डिस्टल पार्ट होगा वो क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। फोर्थ क्लासिफिकेशन, 4 टाइप्स का क्या होता है, इरेगुलर इम्फाइसीमा। इसमें क्या होता है, इसमें सारे पार्ट इन्फेक्टेड होंगे बट इरेगुलर होगा, कुछ पार्ट में होगा, कुछ पार्ट में नहीं होगा, कुछ पार्ट में होगा, कुछ पार्ट में नहीं होगा, तो इरेगुलर इम्फाइसीमा हो गया। एंड फिफ्थ टाइप्स कौन सा है, मिक्स्ड इम्फाइसीमा, या फिर इसको बोलेंगे अनक्लासिफाइड इम्फाइसीमा। मिक्स्ड इम्फाइसीमा को देख लेते हैं, ये क्या होता है मिक्स्ड इम्फाइसीमा। सेंट्री एसिनी इम्फाइसीमा, मतलब इसमें क्या होता है, सेंट्री एसिनी और पेनासिनर, पेन एसिनर, सेंट्री एसिनर एंड पेन एसिनर, दोनों टाइप्स के इम्फाइसीमा होते हैं, इसीलिए इसके बोला गया है मिक्स्ड इम्फाइसीमा। ओके, पेनासिनर मतलब इसके पहले हमने 4 इम्फाइसीमा पढ़ा ना, कौन कौन सा, सेंट्रल एसिनर, पेन एसिनर एंड नेक्स्ट क्या था, पैरासेप्टल। तो जो मिक्स्ड इम्फाइसीमा है इसमें क्या होंगे, सेंट्रल एसिनर, पेन एसिनर एंड पैरासेप्टल, तीनों प्रकार के। देखिए पैरासेप्टल, सेंट्रल एसिनर, पेन एसिनर एंड पैरासेप्टल, तीनों प्रकार के मिक्स्ड होंगे। देखिए सेंट्रल एसिनर क्या होगा, सेंट्रल इम्फाइसीमा इज अपर लोब्स, जो लंग्स का अपर लोब होता है उसमें क्या होगा, सेंट्रल एसिनर इम्फाइसीमा होगा। एंड पेन एसिनर इन द लोअर लोब में हो जाएगा पेन एसिनर। एंड पैरासेप्टल इम्फाइसीमा इज द सब प्लूरल रीजन जो होता है लंग्स का, उसमें होगा। तो ये हो गया मिक्स्ड